बयानिया तो है और मार्केट में वो फैला हुआ है, सोशल मीडिया के ऊपर वो डिबेट का हिस्सा है, रोजाना अदालतों के सामने जाके कहते हैं हमें इंसाफ नहीं मिल रहा, रोजाना इलेक्शन कमीशन के सामने जाके कह रहे हैं जी कि आप हमें फारिग करने वाले हैं, तो रोजाना बहुत कुछ वो कहते हैं। उसका असर होगा अदालती जमहूरियत के ऊपर? देखिए जी, कुछ तो है चीज़ें ऐसी, जैसे ऑप्टिक्स देख लेना आप, जैसे वो यानी आईजी इस्लामाबाद आज तक बैठे हुए हैं, डिप्टी कमिश्नर इस्लामाबाद आज भी बैठे हुए हैं, और इलेक्शन कमीशन कह रहे हैं इनको चेंज करें, चेंज नहीं किया जा रहा। वो राना सनाउल्लाह साहब के अपॉइंटीज़ हैं इस्लामाबाद के हद तक। तो इस तरह के बहुत से कुछ ऐसी जगह हैं जहाँ पर कोई अफसरान अगर हैं, तो ये बेसिकली अब तो आपको पता है कि इंटरनेशनल ऑब्जर्वर्स भी यहाँ पर मौजूद होंगे, और इस्लामाबाद जैसी जगह के ऊपर तो इस तरह के अफसरान को रिटेन करना बहुत नामुनासिब है। इंतखाबात की ट्रांसपेरेंसी के ऊपर सवाल उठेंगे। जहाँ तक बात है काजी फाइज़ साहब के हवाले से, तो देखें जी, बात एक बड़ी सिंपल है। ही इज़ नॉट अ प्रॉफिट, ही इज़ नॉट एन एंजल। वो इंसान है, उनके भी कुछ एहसास हैं, कुछ उनके भी दिमाग में चल रहा होगा कि ये पीटीआई ने मेरे साथ पिछले जो है 3-4 साल क्या किया है। तो जो उनके साथ वो कर गुजरे हैं, तो जैसा भी इंसान है, चाहे बहुत अच्छे किरदार का मालिक है, कुछ ना कुछ तो वो भी कह रहा होगा कि ठीक है ना, अब हो रहा है तो मेरे साथ भी इन्होंने किया है, अब इनके साथ हो रहा है तो ठीक है, मुझे क्या जरूरत है आगे इनको रेस्क्यू करूं। तो काजी फाइज ईसा साहब के बारे में ये मेरी अपनी ऑब्जर्वेशन है, कोई इन्फॉर्मेशन नहीं। वही मैं कह रहा था कि ये उनके ख्यालात नहीं, ये आपका तज्जिया, ये मेरी ऑब्जर्वेशन है। और मेरे ख्याल से देखिए, ऑब्वियस बात है कि उनकी अहलिया, उनकी बेटी, वो रुल गए यार। आप ये देखिए, उनके वो रुल गए। हमारी जो मेमोरी बहुत छोटी है ना, हमें याद नहीं रहता कि हुआ क्या था उनके तो वो किस तरीके से वो आ रहे हैं, उनको बिठाया जा रहा है, फिर उनको नोटिस भेजे जा रहे हैं, उनके घर के ऊपर नोटिस, उनके फादर इन लॉ की डेथ हो रही है और वो वहां पर अवेलेबल नहीं है, तो घर के ऊपर नोटिस लगा के जा रहे हैं। और फिर वो नोटिस की फोटोज मेरे पास आई थी सर, मेरे पास फोटोज आ गई थी। तो बात यह है कि उनको एक तरीके से रेडिकुल किया गया ना जी, तज़ीक की गई है। लेकिन वो किसी भी मरहले पे जो है वो आइन और कानून के मुताबिक इस मामलात के नोटिस ले सकते हैं। किसी भी मरहले के ऊपर ले सकते हैं। मैं खाली कह रहा हूं कि फितरी तौर पर अगर मेरे साथ किसी ने किया हो, मेरी बेटी के साथ, मेरी अहलिया के साथ ये किया हो, तो मैं क्यों करके उसके लिए जो है मैं आगे बढ़कर उसको रेस्क्यू करूंगा। जरा इसके ऊपर आए जी, फैजाबाद धरना केस, शौकत अजीज सिद्दीकी केस, ताहियात नाहली केस, जुल्फ़िकार अली भुट्टो को हम फिलहाल छोड़ देते हैं, तोशा खाना 190 मिलियन पाउंड केस, इद्दत में निकाह केस, 9 मई केस, साइफर केस, पीटीआई इंट्रा पार्टी इलेक्शन केस। पीटीआई का काफ़ी बड़ा केस का मुकदमा है, तो वो कह सकती हैं जी कि आप तो इतने मुतहर्रिक जज थे, इतनी अच्छी अदालत थी, तो भाई हमारे साथ ये सब कुछ हो रहा था, 10% भी अगर गलत हो रहा था तो नोटिस तो लेना था कि नहीं। देखिए, ये बात उनकी ठीक है कि जी नोटिस लेना चाहिए था, लेकिन बात ये है कि आप भी ऐसे ये जो मसाइल हैं आपके और जिन लोगों से आपके मसाइल हैं, उसका हल तो पोलिटिकल है। 9 मई के हवाले से आप भी रास्ता नहीं दे रहे एस्टेब्लिशमेंट को, आप भी पीछे नहीं हट रहे, आप कह रहे हैं लंदन प्लान है, और दूसरी तरफ से एक इदारा कह रहा है कि ये ऑर्गेनाइज तरीके से अटैक किया गया मिलिट्री इंस्टॉलेशन पे। अब बीच में से किसी को तो फ्लेक्सिबिलिटी दिखानी होगी, आप नहीं दिखा रहे, तो जस्टिस काजी फैसला क्या करें इस हालात में, कितना आपको रेस्क्यू करें। ठीक, जब पावर पॉलिटिक्स की गेम है तो इसके अंदर गलत नहीं पड़ेगी। वही बात है कि एक हद तक तो हो सकते हैं कि जस्टिस काजी फैसला आपको करें कोई किसी सिविल लिबर्टीज के मामला, लेकिन इस हद तक आप कहते हैं कि हमें उस तरह जिस तरह साकिब निसार और उमर अता बंदयाल हमें जो है वो फैसिलिटेशन देते रहे, वो करें, वो बड़ा मुश्किल होगा। और जस्टिस काजी फैसला के लिए यही बात हम कह रहे हैं कि चैलेंजिंग है कि वो भी बार बार जब ये बात आती है कि फैजाबाद धरना अगर ये का जजमेंट इम्प्लीमेंट होता, 9 मई ना होता, तो फिर इससे बड़ा वाज़ेह पैगाम है कि 9 मई को सुप्रीम कोर्ट भी बड़ी सीरियस ले रही है। तो अब भी अगर पीटीआई इस चीज़ को नहीं देख रही तो फिर क्या कहा जा सकता है। दूसरी तरफ जस्टिस काजी फैसला को भी जो हम देख रहे हैं कि हर मामले में कि जी जिस तरह अब लेटर लिखा है इमरान खान साहब ने, जवाब देने की ज़रूरत नहीं थी, ठीक, और या इसी तरह शौकत सदीकी साहब वाले मामले में कहा कि बेनिफिशरी कौन है इसमें, तो बेनिफिशरी तो कोई ना कोई हर दफ़ा होता है। तो ये वो चीज़ें आप करेंगे तो लेकिन ये फिर नए ज़माने के जज है ना, आपको पता है अपने केस के बाद तो उनको पता चल गया कि जब तक आपने खुल के बात ना की, आइन के हदूद में रहकर खुल के बात ना की, तो बात सुनी नहीं जाती। बट यू टेक ऑन दिस, पीटीआई का बयानिया जो है वो इस तमाम मामले को जो हम डिस्कस कर रहे हैं सबवर्ट कर सकते हैं। देखें, पीटीआई अपनी हद तक इसको ट्राई तो ज़रूर करेगी और कर रही है कि उस पर फिंगर्स रेज की जाएँ। बिलखसूस चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा के टेन्योर के जब से स्टार्ट हुआ है तो हमारी चीज़ें नहीं देखी जा रही, और 1-2 बार ऐसा हुआ भी है कि कोर्ट में अगर किसी ने पॉइंट आउट करने की कोशिश की तो चीफ जस्टिस ने उसे रोका भी कि आप अभी की बात न करें, जो केस आपके सामने है उस पर रहें। तो उन्होंने इसका नोटिस नहीं लिया, लेकिन सो मोटो तो सुप्रीम कोर्ट ले भी नहीं रही। अभी जो केसेस उनके सामने आ रहे हैं उनको सुन रहे हैं और उनको तरतीब से सुन रहे हैं। जो पहले फाइल हुआ उसको पहले सुना जा रहा है। अब इस वक्त जो फौरी नोयत की जो रेस्क्यू जहाँ पे ज़रूरी समझ रही है पीटीआई कि जो चेयरमैन पीटीआई के केसेस चल रहे हैं साइफर वाला, उसमें वो इस वीक में टेकअप हो रहा है सुप्रीम कोर्ट में, क्योंकि उनकी एक बेल की और क्वैशमेंट की
जो दरखास्तें हैं, अपीलें हाई कोर्ट के फैसलों के खिलाफ, वो बेंच सुन रहा है। 23 को वो सुनी जाएंगी और उसमें एक सिचुएशन नई सामने आ सकती है कि उसमें क्या उनको कोई रिलीफ मिलता है या नहीं। एटलीस्ट उनका ट्रायल जो है इन कैमरा ही रहता है या उससे खुल के सामने आ जाता है। लेकिन पीटीआई पूरी अदलिया को क्वेश्चन फिर भी नहीं कर सकेगी, कुछ लोगों पर ही उंगलियां उठाएगी, क्योंकि इसी साल के दौरान 9 मई की उनकी गिरफ्तारी, तामुल नहीं होगा, उनका काम ही यही है, वो लोगों पर ही वो 9 मई की उनकी गिरफ्तारी को जो है ना रेस्क्यू किया था सुप्रीम कोर्ट ने। उन पे फॉरेन फंडिंग केस जो है उसको जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी ने एक जजमेंट में पूरा उड़ा के रख दिया। तो इस तरह कई रेस्क्यू मौजूद हैं। 10 सेकंड्स फॉर यू, आप बताइए होगा। देखिए, मैं इतना बता सकता हूँ आपको कि जब अदम एतमाद की तारीख थी तो हम यहीं से ही जा रहे थे अदलिया की तरफ रात को और पार्लियामेंट की तरफ, तो इमरान खान की मकबूलियत 0 पे थी। और जब वापस आ रहे थे तो अदम एतमाद की तहरीक के बाद इमरान खान की मकबूलियत, वो खुद कहते हैं कि जी अच्छा हुआ शहबाज शरीफ आ गए और हम मकबूल हो गए। तो 24 घंटे में क्या हो गया कि इमरान खान 0 से ऊपर जा रहा था। तो हमारे यहाँ तो कोई कारकर्दगी का बुनियाद नहीं होता। लेकिन मैं ख़त्म इस चीज़ पे करना चाह रहा हूँ कि सर, वो जो काजी फायज़ ईसा साहब हैं, उन्होंने पार्लियामेंट की तरफ देखा है, पार्लियामेंट की तरफ गए। और ये ज़रूरी नहीं है कि इफ्तिखार चौधरी साहब के ज़माने में वकला तहरीक के ख्वाब अगर पूरे न हुए तो इसका मकसद है कि हम ख्वाब देखना ही छोड़ दें। तो हमारी उम्मीद है काजी फायज़ ईसा साहब ने जो रास्ता अख्तियार किया है, कम से कम ये ख्वाब तो पूरा हो सके। ओके, सो जुल्फ़िकार भुट्टो केस के ऊपर आपका टेक क्या है कि वो राय देगी सुप्रीम 5 सवाल और उन सवालात को जवाब देगी, उससे अलावा कोई नई चीज़ उनके सामने आने नहीं वाली। और उससे जो जस्टिस मंसूर अली शाह साहब ने सवाल उठाए कि हम इसको रीओपन तो नहीं कर सकते, रीओपन बिल्कुल नहीं करेंगे। क्वेश्चन ये है कि क्या उस वक्त मुल्क में आइन मौजूद था या नहीं था, क्या उनका जो ट्रायल था वो दुरुस्त था या नहीं, क्या हाई कोर्ट में डायरेक्ट ट्रायल करने का तरीकाकार जो था वो ठीक था या नहीं, अब या जो शरई तरीकाकार है उसमें वो सारे तकाजे पूरे किए गए या नहीं। इनको आंसर करना है कोर्ट ने। या तो कह दी कि नहीं हम कर ही नहीं सकते, प्रेसिडेंशियल रेफरेंस है उसको कैसे नहीं कर सकते, प्रेसिडेंट ने उसको वापस नहीं लिया। चीफ जस्टिस ने पूछा है बड़ा वाजे कि वापस तो नहीं लिया, अटॉर्नी जनरल ने बताया किसी ने वापस नहीं लिया। ये आपके सामने स्टैंड करता है और इसको आंसर करें। सर, मैं मतिउल्लाह साहब से एग्री कर रहा हूँ कि प्रायोरिटी लिस्ट पे अगर जितने भी केसेस हैं ना, फैज़ाबाद धरना और ये बाकी सबसे बड़ा केस भुट्टो साहब का केस है। और ये भुट्टो साहब का केस इसलिए नहीं है कि वो 40 साल, बुनियादी तौर पे हम जब सुप्रीम कोर्ट के अंदर जाते हैं तो हमें वो जो तख्तियाँ मिलती हैं ना, वो जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब ने बुनियाद रखा और मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो ने सुप्रीम कोर्ट का इफ्तिताह किया। यानी 2 प्राइम मिनिस्टर, भुट्टोज प्राइम मिनिस्टर, और फिर एक प्राइम मिनिस्टर को असेसिनेट किया गया है। तो असेसिनेट किन्होंने किया है? और जब काजी फायज़ ईसा साहब खुद, जब वो चीफ जस्टिस नहीं थे और जब चीफ जस्टिस बने, तो वो खुद आपकी तरह हमारी तरह हैरान थे कि क्या कोई प्रेशर में आके जज साहब किसी वज़ीर आज़म को कत्ल कर सकता है, उसको असेसिनेट कर सकता है। तो ये मेरे ख्याल में कोई इतना मामूली केस नहीं है। और साथ में अगर कानूनी लिहाज से भी देखें कि जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब इस वक्त सुप्रीम कोर्ट के कानून के अंदर, बाहर तो वो मजलूम भी हैं, शहीद भी हैं, लेकिन उन रिकॉर्ड के अंदर जो है वो एक कत्ल के केस में फांसी की सज़ा, तो तारीख आगे जाके क्या कहेगी कि भाई एक कातिल थे, ताकि वो नहीं थे, सारी दुनिया मानती है, खुद जज साहबान हैरान है। तो ये केस तो सेटल होना चाहिए ना कि हमने एक साबिक वज़ीर आज़म डिफाइनिंग मोमेंट। और साथ में ये है सर कि ये बीच में हमने कहा कि लेगेसी, तो ये जो लेगेसी आजकल अदालतों के अंदर चल रही है ना, इमरान खान साहब जब आज अडियाला जेल में है, तो आज अडियाला जेल से वो कहते हैं कि मैं बाहर आऊँ। जब जमान पार्क में होते थे, वो कहते, उनको कहा जाता था आ जाए अदालत, वो कहते थे वीडियो लिंक पे ले ले। तो ये इस तरह की सूरत हाल टाइमिंग पे होती है। लेकिन मेरी ये ख्वाहिश है कि चाहे उमर अता बंदियाल साहब की अदालत थी या चाहे आज काजी फायज़ ईसा साहब की अदालत है, कम से कम रात को 12 बजे केस न दें, कम से कम रात को 12 बजे न खुले, सुबह को पता होना चाहिए। चाहे अभी जो भी हम किस साहब अगर 12 बजे वाकयात होंगे तो 12 बजे अदालत रहेगी, तो क्या मैं वही कह रहा हूं, आपकी बल्कि डिमांड ये होनी चाहिए थी कि 12 बजे वाकयात ना हो। बात अच्छी है, काजी फायज़ ईसा साहब ने एक्शन लिया, वो खुद कह रहे हैं कि जी आपने क्या कर दिया, मुझे तो बाहर जाना था, फ्लाइट मिस करवा दी, लेकिन कम से कम हमारे मुल्क का निज़ाम जो ख्वाहिश है, हमारी आइडियलिज्म, मुझे लगता है कि आपकी भी कोई मसरूफियत जो मनसूख आपको करना पड़ी, आप इस वजह से ज्यादा एतराज करें।